बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल अलिफ नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ल्यूकीमिया क्या है। ल्यूकीमिया, जिसको हम सादा अल्फाज में ब्लड कैंसर भी कहते हैं, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, ब्लड में इसकी कंसनट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस फिर बाद में होते हैं। अब ल्यूकीमिया के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो ल्यूकीमिया के 2 टाइप्स हैं, लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड माइलॉइड ल्यूकीमिया। लिम्फोइड ल्यूकीमिया को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, एंड क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, फिर माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसके बारे में आज डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया ये भी ब्लड कैंसर है, लेकिन इसमें माइलोब्लास्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ये एबनॉर्मली प्रोड्यूस होती है और ये नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन को इंटरफेयर करती है, और ये जो है चिल्ड्रन को भी इफ़ेक्ट करता है और एडल्ट्स को भी इफ़ेक्ट करता है। अब हमारे पास है हमें पता है बोन में हमारे पास रेड बोन मैरो होता है, उसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू माइलोब्लास्ट, प्लेटलेट्स, आरबीसीज एंड मास्ट सेल्स। माइलोब्लास्ट फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू वाइट ब्लड सेल्स, और लिम्फोइड स्टेम सेल्स वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू लिम्फोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, और वो फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। माइलोब्लास्ट की नॉर्मल कंसंट्रेशन 1 to 2% होती है, लेकिन एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया में ये 20% से इंक्रीज़ कर जाता है। अगर हम ब्लड सैंपल ले लें और उसको स्टडी करें तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन 20% से ज़्यादा होगी। और अब हमारे पास है इसके सब टाइप्स। तो एमएल के मुख्तलिफ टाइप्स है, लेकिन क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट है वो एक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया है, जिसको हम शॉर्टली APL भी कहते हैं, और ट्रीटमेंट भी ये एक इम्पॉर्टेंट है। APL जो है वो DIC के साथ भी एसोसिएटेड होता है, और APL ये जो है रिस्पॉन्स करता है आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एंड आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को। अब काजेज या रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो एग्जैक्ट काज का तो पता नहीं है, लेकिन इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें इंटेंस रेडिएशन शामिल है, बेंजीन शामिल है, फैमिली हिस्ट्री है, और पोस्टीरियर एनी कैंसर ट्रीटमेंट, सिगरेट स्मोकिंग, और इसके अलावा ओल्ड पीपल में ये ज़्यादा होता है। अब क्लिनिकली प्रेजेंटेशन क्या है? तो क्लिनिकली वाइट ब्लड सेल्स इनमें इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होती है। अगर प्लेटलेट्स की कंसनट्रेशन नॉर्मल से कम हो तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जो कि इचीमोसिस काज करता है एंड ब्लीडिंग काज करता है, क्योंकि ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर आरबीसीज है, आरबीसीज अगर कम हो तो इससे एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया में फैटीग है, इंक्रीज हार्ट रेट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल स्किन। और वाइट ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन अगर नॉर्मल से कम हो तो हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस डिजीज़ हो सकती हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स या तो इमेच्योर है या नॉन फंक्शनल है। अब हमारे पास है इसके बाद लिम्फ एडिनोपैथी, ये भी इसमें शामिल है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। और नॉर्मल बोन में मेड्यूलरी कैविटी की एक्सपेंशन नहीं होती, लेकिन AML में मेड्यूलरी कैविटी उसकी एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से बोन्स में पेन महसूस होता है। अब ल्यूकोस्टेसिस क्या है? अगर ल्यूकोसाइट्स है या जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स है उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो फिर ब्लड वेसल्स को ओक्लूड कर सकती है, उसमें एक्यूमुलेट कर सकती है। तो ये जो है हार्ट में ज़्यादा ब्लड वेसल्स को ओक्लूड कर सकती है, ब्रेन में और लंग्स में, जिसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ल्यूकोस्टेसिस तब होगा जब वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन 150,000 से ज़्यादा हो। अब अगर हार्ट में आर्टरी ओक्लूड कर जाए तो क्या हो सकता है? तो हमें पता है हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। अगर ब्रेन की आर्टरी ओक्लूड कर जाए तो वहाँ पर ब्रेन इन्फाक्शन हो सकता है, और इसके अलावा हेडेक हो सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स हो सकते हैं, एंड सीजर्स एंड कोमा हो सकता है। फिर अगर लंग्स में कोई आर्टरी ओक्लूड कर जाए तो नॉर्मल फंक्शन इसका इफ़ेक्ट होगा, और इसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जिस तरह के डिस्पनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सीमिया एंड डिफ्यूज एल्व्यूलर हेमोरेज हो सकता है, और इसके अलावा रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो ये इसके जो है मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस है। अब AML को हम डायग्नोस किस तरह करते हैं? सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट वो CBC है, और CBC में हमें पता चलता है कि
हीमोग्लोबिन इनका कम होगा, प्लेटलेट्स इनका कम होगा और वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज़ हुई होगी। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस AML के लिए वो बोन मैरो एस्पिरेशन है। बोन मैरो एस्पिरेशन क्या है कि हम जो है इलियक क्रस्ट से एक सैंपल लेते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं और हमें उसमें माइलोब्लास्ट की कंसंट्रेशन 20% से ज़्यादा नज़र आती है। फिर माइलोपेरोक्सीडेज़ एंड बोन मैरो बायोप्सी फ्लो साइटोमेट्री के साथ, ताकि ल्यूकीमिया के टाइप को डायग्नोस किया जा सके। और अब हमारे पास और रोड क्या है, तो AML में और रोड होते हैं। ये जो है पर्पलिश रेड रोड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं माइलोब्लास्ट्स में। अगर हम माइलोब्लास्ट को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करें तो हमें इनके जो सेल्स है वहाँ पर हमें पर्पलिश रोड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। और ये जो है इसके बाकी सब टाइप्स में भी प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट APL में। अब माइलॉइड ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की, तो सबसे पहले कीमोथेरेपी, ताकि वो जो रैपिड फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उनको किल कर सके। फिर रेडिएशन थेरेपी हम उस वक्त करते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो सेल्स जमा हुए हैं उनको किल कर सके, जिस तरह के लिवर एंड स्प्लीन में। एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि वो हेल्दी सेल्स को स्टिमुलेट कर सके, उनको प्रोड्यूस कर सके। फिर कीमोथेरेपी के फेजेस क्या है, तो इसके 2 मेन फेजेस है। इंडक्शन फेज जिसको हम रिमिशन फेज कहते हैं एंड पोस्ट रिमिशन फेज। इंडक्शन फेज में क्या होता है, तो इसका मेन गोल जो है ल्यूकीमिया सेल्स को किल करना है ब्लड में एंड बोन मैरो में, और ये जो है ल्यूकीमिया को रिमिशन में रखता है। इसमें मुख्तलिफ ड्रग्स जिस तरह के सेट्राबाइन 100 से लेकर 200 mg एंड फॉर 7 डेज हम इसकी इन्फ्यूजन कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ आइडारोबेसिन 12 ग्राम देते हैं 3 डेज़ के लिए। इंडक्शन एंड रिमिशन फेज का गोल क्या होता है कि CBC नॉर्मल हो और जो ब्लास्ट सेल्स है वो 5% से कम हो। नॉर्मल ब्लास्ट सेल्स जो है वो 1 to 2% होते हैं। और साइंस एंड सिम्टम्स, यानी ये जो मुख्तलिफ साइंस एंड सिम्टम्स हमने पढ़े ये ना हो। दूसरा फेज़ जो है वो पोस्ट रिमिशन या कंसोलिडेशन फेज़। इसका मेन मकसद क्या होता है कि वो रिमेनिंग ल्यूकीमिया सेल्स को भी किल कर सके, ताकि वो दोबारा से रीग्रो ना हो और ल्यूकीमिया काज ना कर सके। लो रिस्क पेशेंट में हम हाई डोज सेट्राबाइन 3 hours एवरी 12 hours ऑन डे 1, 3 and 5 4 साइकिल्स के लिए, और हाई रिस्क पेशेंट्स में हम हाई डोज सेट्राबाइन और एलोजेनिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन, यानी हम डोनर से स्टेम सेल्स लेते हैं और रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, यानी कीमोथेरेपी जब हम करते हैं तो जो ओवर ग्रोथ वाले सेल्स हैं उनके साथ साथ जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन होती है, और इस सिंड्रोम को हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहते हैं। और इसके साथ हाइपर कैलीमिया भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स हमें पता है दीज आर बेग्स ऑफ पोटाशियम, तो वो ज़्यादा पोटाशियम रिलीज़ करेंगे और इससे हाइपर कैलीमिया होगा। और हाइपर यूरिसीमिया भी हो सकता है, क्योंकि DNA एंड RNA चूँकि वो सेल्स में प्रेजेंट है, अगर उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उससे जो है प्यूरिन से यूरिक एसिड बनेगा और वो फिर यूरिन में जाएगा। फिर हाइपर फॉस्फेटिडीमिया, यानी न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो इसमें फॉस्फेट भी इनसे निकलता है और फॉस्फेट फिर हमारे ब्लड में आता है, जिसकी वजह से हाइपर फॉस्फेटीमिया होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो उससे फॉस्फोरस रिलीज़ होता है। इसके अलावा ये हाइपर कैल्सीमिया भी काज करता है, और हाइपर कैल्सीमिया हाइपर फॉस्फेटिडीमिया के सेकेंडरी होता है, और आखिर में ये रीनल इनसफिशेंसी काज करता है। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की ट्रीटमेंट क्या है, तो हम एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जिनमें प्यूरिन भी शामिल है वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होते हैं, और हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज, और फिर जेंथिन ऑक्सीडेज इसको यूरिक एसिड और फिर यूरिकेज इसको एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। तो हाइपर यूरिसीमिया को ट्रीट करने के लिए हम एलोप्यूरिनोल देते हैं एंड रेस्ब्यूरिकेज देते हैं। एलोप्यूरिनोल जो है ये जेंथिन ऑक्सीडेज इनको इनहिबिट करता है और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी। अगर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम पर नहीं होगा। और रेस्ब्यूरिकेज ये यूरिकेज को पॉजिटिवली इन्हांस करता है। तो अगर यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड एलेंटोइन में कन्वर्ट होगा, और एलेंटोइन चूँकि वाटर सोलेबल है तो ये इजीली एक्सट्रीटेड बाय द किडनी इसको इजीली एक्सट्रीट करेगा। और रेस्ब्यूरिकेज जो है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये जो है G6PD की डिफिशिएंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है। अब आते हैं इसके प्रोग्नोसिस की तरफ। तो AML की जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होगी।
अगर एज जो है 60 ईयर से ज़्यादा है, LDH के हाई लेवल प्रेजेंट है एंड पुअर रिस्क और कॉम्प्लेक्स कैरियोटाइप। Thanks for watching. If you like my video, please share with your friends also and subscribe to our channel.